नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। हम देश की राजनीति 2024 के चुनाव निपट चुके हैं। 2024 में बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। एक तरफ एनडीए था, एक तरफ इंडिया गठबंधन था। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से 2014 में मोदी जी जब आए थे तो 288 सीट अपने दम पर लेके आए थे और स्पष्ट बहुमत था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाई थी। 2019 में 303 सीटें मोदी जी अपने दम पर लेके आए थे और उन्होंने एनडीए के सहयोगियों के साथ सत्ता में 5 साल रहे। इन 10 सालों में बहुत सारे काम किए और अब 2024 में मोदी की गारंटी नहीं चली, क्योंकि 244 सीटें जो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की 244 सीटें ही आई हैं। और इसके परिणाम उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। और आज अभी 4 बजे जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में उनके सहयोगी दल, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जी आ रहे हैं, आ चुके हैं दिल्ली में, इसके साथ नीतीश कुमार आ चुके हैं और सारे छोटे, चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या इनके जितने सहयोगी हैं, वो सब दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक होगी। दूसरी तरफ विपक्ष प्रयास कर रहा है, विपक्ष कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन कि वो अपने जो 244 उनके लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करे और उसके बाद अगर प्रयास करता है तो वो एक अच्छी भूमिका निभा सके। इसमें मोदी जी ने सबसे पहला जो काम किया था, मोदी जी ने कल के स्टेटमेंट में कहा था कि अब मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई आगे बढ़ेगी और क्या अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? क्या भ्रष्टाचारी जो कल तक भ्रष्टाचारी थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो साफ हो गए थे, क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। सरकार बनने वाली है। 8 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार, तीसरी बार सरकार में आएंगे। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार बहुमत के साथ कोई तीसरी बार सत्ता में आ रहा है। लेकिन 2019 में जो गारंटी दी थी, जो मिशन था उनका, जो 5 साल के लिए काम किया था, क्या उसको पूरा कर पाएंगे? बहुत सारी अड़चनें होंगी, क्योंकि सहयोगियों के साथ वो जिस तरीके से 2014 में और 2019 में मोदी जी ने काम किया था, क्या वैसा काम कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी हैं, जो इस चैनल के चैनल हेड भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आज की परिस्थिति में मोदी जी उसी मोदी गारंटी जो 2019 में उन्होंने दी थी और लगातार 24 तक चली है, क्या ये सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ऐसे बहुत सारे छोटे दलों के साथ सरकार में वो गारंटियां पूरी हो पाएंगी या कामों में अड़चन आएगी? आपने बहुत प्रमुखता से यक्ष प्रश्न है जो उठाया है कि क्या मोदी अपनी गारंटी पूरी कर पाएंगे कि परेशानियों के बीच केंद्र की नई सरकार चलेगी। और मोदी जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। वो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और पार्लियामेंट्री पार्टी बैठेगी और अपना नेता चुनेगी। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री। और हर ये तो एक आकलन की बात नहीं है, वो तो एनडीए के पूरे कैंपेन को उन्होंने लीड किया, उन्होंने भाजपा के कैंपेन को लीड किया। और कल जो उनकी एक तरह से भाजपा हेडक्वार्टर में जो उन्होंने भाषण दिया, वो एक विजेता की तरह दिया भाषण। और उनके पास अवश्य उनके पास कारण था विजेता की तरह देने का, क्योंकि 2014 से 2019, 2019 से 2024 तक केंद्र में एनडीए की सरकार रही है और एनडीए चुनाव में गई और एनडीए चुनाव में जीत हासिल करके आई है, उसको मेजॉरिटी मिली है। और इस दृष्टि से कोई और सरकार बनाने की पहल भी करे तो बेईमानी होगी और शायद वो मैंडेट के खिलाफ होगी अगर पहल भी करता है कोई। इस एनडीए के सत्ता बनाने में आने के प्रयत्न के खिलाफ अगर कुछ भी होता है दिल्ली में, तो वो उचित नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा और मैंडेट के खिलाफ होगा। देखिए, आपने जैसा बोला कि सबसे बड़ी पार्टी तो बन के आई है, 244 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है। और ये जो आंकड़ा है 244 का, दूसरी तरफ विपक्षी दल, किसी भी दल के देखिए पास विपक्षी 100 भी नहीं है। विपक्षी दल में कांग्रेस के नेताओं ने, तो कांग्रेस के जब हम नेताओं कहते हैं तो
एक तो नॉमिनेटेड नेता हैं जो नाम के चुनाव लड़ लिए थे, क्या नाम है उनका, वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, खड़गे जी। तो वो बड़ी मुश्किल से बीच की कुर्सी पे बैठते हैं, बड़े हिचकते हुए हर वक्त मैं देखता हूँ, वो थोड़े से परेशान दिखते हैं। तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के बीच में कल बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली और उनने ऐसा प्रकट किया कि जैसे वो कोई युद्ध जीत के आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली है जी। जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट्री, तब से ये तीसरी सबसे बड़ी हार है कांग्रेस की, जब वो 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए। सबसे बड़ी हार थी 2014 में, उसके बाद 2019 में, और ये जो है ये उनकी कांग्रेस पार्टी की तीसरी सबसे बड़ी हार है 10 वर्षों में, नहीं 52 से लेकर अब तक। पहली चीज, और ये पहली बार हुआ है कि नेहरू जी के बाद कोई और दल, जो भाजपा ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है, और नेहरू जी ने जो आखिरी चुनाव जीता था वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट से जीता था, और इनके परसेंटेज ऑफ वोट पिछले चुनाव से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक तरह का परिदृश्य है। चुनाव एक रन से भी क्रिकेट मैच आप जीत जाओ तो आप जीत जाओ, आपको वर्ल्ड कप मिल गया, आप नाचते रहो 4 साल तक। तो यहाँ ये चुनाव जीत गए हैं, इनकी सब गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, अब जो आपने कोलिशन पार्टी की बात करी, गारंटी की बात करी, और जिस दिशा में मोदी जी देश को ले जाना चाहते थे, तो मेरा जहां तक मोदी जी को दूर से एक नागरिक की तरह मैंने देखा है, तो वो बड़े दृढ़ संकल्पित रहते हैं। जो एक बार ठान ली वो करते चले जाते हैं। गारंटी दे दी तो दे दी, ये तो हमारी गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता वो जो घटक हैं दूसरे एनडीए के, उसे बाधा बनने देंगे। वो कोशिश करेंगे कि सब मिलके साथ चलें और सामंजस्य रहे और सबको सम्मान मिले। पर अगर आगे बढ़ने से जो मार्ग चुना है उससे पीछे हटने की तरफ कोई बाध्य करने की कोशिश करेगा, जो ओवरनाइट तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि कल होने लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो आप इस बात की गांठ बांध लीजिए, अगर ऐसा समय आएगा तो ये मेरा आकलन है, मेरी सोच है कि उसी दिन मोदी जी कहेंगे, प्रेसिडेंट को जाके बोल देंगे कि डिसॉल्व करवा दो और पार्लियामेंट का चुनाव दोबारा कर लो, तो देश दोबारा चुनाव में झोंक दिया जाएगा, अगर किसी ने बाधा ऐसा करा तो। लेकिन जो इसके परिणाम आने के बाद के जो परिणामों की उम्मीद थी, ऐसा इसमें बिल्कुल मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में बहुत गलत प्रदर्शन, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए कहा जाता है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया है। तो क्या इस तरीके से यूपी में बहुत सारा ऐसा, यूपी में पार्टी ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है, पार्टी कहां 76 सीटों पे थी और कहां 31 सीटों पर आ गई है, तो क्या इसके परिणाम उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे क्या? देखिए, ये पार्टी का आकलन होगा, चाहे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को हम तराजू से, एक ही तराजू से नहीं तौल सकते, क्योंकि ये भी देखना होगा कि फडणवीस जी के कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे जो हार गए, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे जो हार गए। तो कई आकलन जो होंगे उनमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और उनका आकलन होगा, और अगर जिम्मेदारी फिक्स की जाती है तो फिर उसके नतीजे भी आएंगे जी। तो अभी बहुत अर्ली होगा। बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के दौर लगा रहे थे, दावे कर रहे थे, भाजपा आपकी बार 400 पार के नारे लगा रही थी, हालांकि 300 भी नहीं पहुंच पाए वो, और पूरे सारे एनडीए मिलकर 300 नहीं पहुंच पाया। ये 295 की बात कर रहे थे, लेकिन ये 244 पर रुक गए हैं आकर, इनके कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन था। लेकिन पब्लिक का जो मूड था, पब्लिक का क्या लगता है आपको कि पब्लिक महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा है, क्या इससे त्रस्त हो गई थी, या कुछ नीतियां ऐसी गलत हो गई, या लोग गलत हो गए, जिसकी वजह से मोदी का मैजिक जैसा 2014 में चला था, 2019 में चला था, वैसा मैजिक नहीं चला? ये आपका जो कहना है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पिछले लंबे समय से जो डायरेक्शन लिया गया था वो एक कम से कम जनवरी के महीने से जी, तो मंदिर के बाद धर्म जी, इन दो बातों तक हम बहुत हद तक सीमित रह गए थे जी। पर जो देखिए, हमने सवाल उठता है कि जब आपने
जो CAA बनाया, तो उसको चुनाव के एन वक्त पे आकर के उसको अमली जमानत पहनाने की क्यों कोशिश की गई? बहुत लंबा गैप क्यों छोड़ा आपने? तो ऐसा लग रहा था कि कुछ करना चाह रहे हैं, पर चुनाव की दृष्टि से बस हम एक पासा फेंकेंगे और हमें उसका नतीजा मिल जाएगा। वो नहीं मिला, क्योंकि जनता देख रही है बहुत बहुत सारे मामले। बंगाल में नुकसान हुआ, 18 सीट से 12 पे। अब आपने बंगाल की बात करी, तो एक सामान्य नागरिक, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे रहते हैं और सामान्य नागरिकों की नब्ज को पकड़े रहते हैं, तो हमने एक चीज देखी, लोगों में बहुत इस बात का आक्रोश कि संविधान ने आपको एक ताकत दी हुई है कि आप, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में संविधान फेल हो रहा है किसी राज्य में, तो आपको पावर है कि आप गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें। हम देख रहे हैं कि इस बात का श्रेय लिया जाने लगा बार बार कि इंदिरा गांधी ने कितनी सरकारें डिसमिस की, नरसिंह राव ने कितनी करी, और हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, हमने नहीं करी। बंगाल में आपके भाजपा के कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए जा रहे थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये कोशिश हो रही है, होने दो, आग भड़कने दो, ताकि जो वोटर है वो पोलराइज हो जाए। मणिपुर का उदाहरण है, मणिपुर में आग लगी हुई है, बार वोटर पोलराइज हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं की सरकार, कार्रवाई कुछ नहीं। अब लोग कहें कार्रवाई अंदर हो रही थी तो दिखनी चाहिए, उसका परिणाम क्या दिखा? तो दिखा नहीं, मणिपुर में हार गए आप। हाँ, और बार ये कहना कि ममता के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, तो साहब लॉ एंड ऑर्डर तो 6 दिसंबर 1992 के बाद 7 दिसंबर से भोपाल में खत्म हो गया था, इंदौर में खत्म हो गया था, ग्वालियर और जबलपुर में खत्म हो गया था, और हफ्ते भर के अंदर नरसिंह राव ने यहाँ की सरकार को डिसमिस कर दिया था। तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हुआ तो सरकार भी तो डिसमिस हुई। पर इसमें लोग कहते हैं वो बम्बई का केस था, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आ गया कि आपके फैसले को रिव्यू किया जा सकता है, तो करवाइए ना रिव्यू, डरते किस लिए हैं? पर जो सत्ता की ताकत है और जो संविधान ने दी है ताकत, अगर आप कहीं देखें मौका तो उसको उपयोग करना चाहिए। तर्कश में बांट पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बंगाल में हो रहा है या मणिपुर में जो हो रहा है, भाई मणिपुर का सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन मणिपुर में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। मणिपुर में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। देश के 10 राज्यों में भाजपा का खाता नहीं खुला, देश के 12 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। ये राष्ट्रीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और विश्व की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, दोनों की ये स्थिति, यही वजह है कि शायद क्षेत्रीय दलों को ज्यादा मौका मिला है। आपने भ्रष्टाचार की बात करी ना, आपने नाम भी लिए महाराष्ट्र के नेताओं के, एनसीपी के जो अजीत पवार जी। तो सवाल ये उठता है कि एजेंसीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सब, ये लोग क्या अपना कार्य कर रही हैं कि ये वो कार्य कर रही हैं जो इनको निर्देशित किया जा रहा है करने के लिए? ये बड़ा मुद्दा है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ना कि टारगेट इधर, टारगेट उधर, टारगेटेड किलिंग्स नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में लोग ये पूछते हैं, आप भी इसमें, चूंकि आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़े रहे हैं, आप क्या व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का या नरसिंह घोटाला, इस पर ईडी की कोई नजर नहीं पड़ी? भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं तो एक संस्मरण सुनाऊंगा जी। मैंने एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया था आज से करीब 7-8 साल पहले, और वो फर्टिलाइजर से संबंधित घोटाला था जी। और उस फर्टिलाइजर के संबंधित घोटाले को मैंने नाम बताते हुए किया था कि कौन लोग इसमें लिप्त हैं और क्या क्या हो रहा है, और किस तरह से सीबीडीटी के तत्कालीन चेयरमैन और ये सब लोगों को मैंने पूरी नाम लेके लिख दिया था। मैंने अपनी खबर पीएमओ में भी भेजी थी, मैंने कहा था इस पे एक्ट करिए। तो उसमें जो इन्होंने एफआईआर भी दर्ज की, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, ईडी ने रेड भी डाले, इफको के चेयरमैन की रेड डाला इसी मामले को लेकर के। तो उसका जो मुख्य आरोपी था उसको नामजद भी नहीं किया, तो वो भाग गया भारत से। एक दिन मैंने दिल्ली में ईडी के दफ्तर में फोन किया, डायरेक्टरी में ढूंढ के एडिशनल डायरेक्टर को फोन किया, बड़ी मुश्किल से 2-3 नंबर के बाद एक व्यक्ति का पीए मिला, उन्होंने लाइन में मुझे कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा जो मुख्य आरोपी है वो दुबई से दिल्ली आया हुआ है, अब आप उसको धर दबोचो, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो मुझसे पूछते हैं वो कहाँ ठहर है, रुका है, बताइए। मैंने कहा मुझे दीजिए 5 मिनट का समय, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन पता करके 5 मिनट बाद फोन किया, मैंने कहा इस एड्रेस पे है वो, ये बताना था मुझे। मैंने फोन किया तो वो लाइन पे नहीं आए। मैंने पीए से कहा कि वो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जरूरी है केस से मामले। सब मैंने मैसेज दे दिया है उन्हें, अब वो आपको खुद फोन लगा देंगे। वो आज तक फोन नहीं आया, इसको 2 साल हो गए इस बात को। तो कौन कितना
वो है ये दृढ़ संकल्पित है बिल्कुल। भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसका एक ये उदाहरण है, साफ सुथरा जी क्लियर उदाहरण। व्यापक घोटाला, क्या देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि नरसिंह घोटाला जिसमें सीबीआई के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीबीआई के लोग, और 360, आप सोचिए स्वास्थ्य से कितना बड़ा व्यापक घोटाले में इन्होंने यहाँ तक किया है सीबीआई ने कि जो प्रथम एफआईआर दर्ज हुई थी, पहली एफआईआर, उसमें जो नामजद था उसको इन्होंने एक सेंटेंस में बरी कर दिया कि इसके खिलाफ कुछ नहीं है, और उसको अपना गवाह बना लिया और झूठी झूठी गवाहियां करवा। कुछ भी हो रहा है ये बंद होना चाहिए, तब तो भ्रष्टाचार खत्म। मोदी जी का जो संकल्प है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो कार्रवाई करेंगे तो शायद अगर इस 5 साल में मोदी जी ने भ्रष्टाचार, और उसमें ये नहीं देखें कि ये उनका है या अपना है या पराया है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है, और अगर उन्होंने कड़ी कार्रवाई कर ली तो मुझे लगता है फिर उनका 400 पार का नारा सफल हो सकता है। और एक बात और, मैंने सीबीआई की बात की, व्यापम की बात की, तो व्यापम के नरसिंह कांड में तो सीबीआई की इंक्वायरी पे जो धब्बा लगा है कभी मिटेगा नहीं। लोग भ्रष्टाचार कर करके जेल में बंद है सीबीआई का जांच करना। और इसके पहले और व्यापम में क्या हुआ वो मैंने आपको अभी बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देश की जो राजनीति जिस दौर पर है, और अगर एनडीए को जो शिकस्त मिली है, हालांकि सरकार बन गई है, जीत हार युद्ध में एक किसी भी खेल में जीत तो जीत होती है, और जीत मोदी जी की हुई है क्योंकि वो फिर से सत्ता में आ गए हैं, बहुमत उनके साथ है। लेकिन जो हारा है वो फिर खड़ा होकर जीत सकता है। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता की पसंद क्या है, जनता ने जहां जहां आपको सबक सिखाया है, और जनता क्या चाहती है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहती है, वो रोजगार चाहती है, वो महंगाई कम करना चाहती है। और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि रूलिंग पार्टी के छोटे से छोटे वर्कर्स बड़ी बड़ी एसयूवी में, मोटे मोटे टायरों में, ऊपर हूटर्स लगा के शहर को सब गाड़ियों को रौंदते हुए दबोचते हुए चले जाएं। जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती। और जनता की मन को, अभी तक मोदी जी आपने अपने मन की बात बताई है, क्या जनता के मन को आप पढ़ पाएंगे? क्या जनता के मन की बात को अब आप अगले 5 साल में अमली जामा पहना पाएंगे? बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मेरे साथ इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी बात कर रहे थे। हम इसी तरह से आपको देश की अपडेट देते रहेंगे एशियन पब्लिक टीवी के माध्यम से। सर आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।